जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफ़ी से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ चाइना। तो आप में से जितने भी लोग पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, पीपीएस सॉरी आपके पीएमएस के लिए या सीएसएस के लिए या अपने किसी प्रोविंशियल एग्ज़ाम के लिए, तो इंशाल्लाह ये हमने कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम जो स्टार्ट किया है, इसमें थ्रू आउट आप लोगों की मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, वो यूएस का हो, यूके का हो, पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, चाइना का हो, उन तमाम पॉलिटिकल सिस्टम को इंशाल्लाह इसमें हमने कवर करना है और इन डेप्थ आपको एनालिसिस देंगे इसका हम। राइट, चलें विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं इसको, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ चाइना। तो लिटिल बिट लेट्स नो लिटिल बिट अबाउट चाइना। आपको पता है कि चाइना का जो एरिया है वो तकरीबन 9.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और इसकी जो आबादी है वो कम से कम 1.5 बिलियन इसकी पॉपुलेशन है, और इसलिए ये सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। फर्स्ट अब आपको पता है इंडिया हो चुका है, चूँकि ये सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड है पॉपुलेशन के हवाले से, और ये सेकंड लार्जेस्ट ही जो है ना इकोनॉमी है वर्ल्ड की। आपको पता है सबसे बड़ी इकोनॉमी दुनिया की वो है जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विद 23 ट्रिलियन डॉलर्स, और जो हमारे पास चाइना है इसकी जो इकोनॉमी है वो हमारे पास 18 ट्रिलियन डॉलर्स है। तो ये 18 ट्रिलियन डॉलर पे सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की। अब आपको पता है कि चाइना के अंदर 23 प्रोविंसेस हैं, 5 इसमें ऑटोनोमस रीजन्स हैं, 4 म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, और इसमें 2 स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स आते हैं इसमें, जैसे कि हांगकांग और मकाओ, ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं। ठीक है, ये आपने याद रखनी है, लाजमी इन्फॉर्मेशन। फिर चाइना का जो बॉर्डर है वो लगभग 14 कंट्रीज़ के साथ मिलता है, और आपको पता है कि 1 अक्टूबर 1949 को जो करंट चाइना है ये पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था। एक लंबी सिविल वॉर के बाद, सिविल वॉर क्या थी, किसके दरमियान थी, इस पर भी थोड़ी बात होगी हमारी इंशाल्लाह। ओके, उसके बाद आपको पता है कि एक इनिशिएटिव था माओ जेडोंग का जिसको हम बोलते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड ये था कि आपको पता है कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है ये एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी थी, मतलब एग्रेरियन सोसाइटी थी। तो माओ जेडोंग ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम इसको एग्रेरियन सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ लेके जाते हैं, कम्यून्स की शक्ल में जब लोग काम करेंगे। तो ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड था, और ये 1958 से स्टार्ट हुआ और 1962 में एंड हुआ ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ठीक है, और इसमें कहा जाता है कि लगभग 15 से 20 मिलियन लोगों की डेथ हुई, क्योंकि ये इसमें बहुत बड़ा फेमाइन आ गया और बहुत सारे दूसरे भी लूप होल्स थे। फिर आपको पता है कि ये इसका बुनियादी मकसद था ट्रांसफॉर्म एग्रेरियन सोसाइटी इनटू इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी। लेकिन नुकसानात क्या हुए मैंने आपको बता दिया। फिर चाइना का जो कल्चरल रेवोल्यूशन था वो 1966 से शुरू हुआ और 1976 के अंदर एंड हुआ जब माओ जेडोंग की डेथ हुई, और उसके बाद चाइना को लीड कर रहा है कौन? डेंग शियाओपिंग। अंडरस्टैंड? तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हवाले से ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। चलें आगे चलते हैं, जब इसको मज़ीद पढ़ते हैं इन डिटेल। अब आपको पता है कि चाइना के अंदर जो है ना इसको डायनेस्टीज़, मुख्तलिफ डायनेस्टीज़ जो है ना वो लीड कर रही थी। बिल आखिर क्या होता है कि 1911 में शिन हाई रेवोल्यूशन आता है, और आखिरी जो डायनेस्टी, जो किंग डायनेस्टी आखिरी होती है, किंग डायनेस्टीज को ख़त्म कर दिया जाता है और चाइना को रिपब्लिक ऑफ चाइना बना दिया जाता है। क्या जी? रिपब्लिक ऑफ चाइना। और इस रेवोल्यूशन को लीड कर रहे होते हैं सन यात सेन। सन यात सेन किंग डायनेस्टी को ख़त्म करते हैं, डायनेस्टी ख़त्म होती है, शिनहाई रेवोल्यूशन आता है, और सन यात सेन वहाँ पे क्या बन जाते हैं? पहले प्रेसिडेंट बनते हैं चाइना के। सन यात सेन जो थे ये एक नेशनलिस्ट थे, और उन्होंने इस्टेब्लिश की थी एक पार्टी जो कि कॉमिनतेंग या नेशनल पीपल्स पार्टी उसको बोलते हैं। क्या जी? कॉमिनतेंग या नेशनल पीपल्स पार्टी उसको बोलते हैं। राइट, तो सन यात सेन की डेथ के बाद चियांग काई शेक जो है, चियांग काई शेक, वो उसको क्या कर रहा था? लीड कर रहा था कॉमिनतेंग को या नेशनल पीपल्स पार्टी को। फिर फाइनली क्या होता है कि ये थोड़ी अपनी पॉलिसी से, चियांग काई शेक जो है ये अपनी नेशनलिस्ट पॉलिसी से थोड़ा सा हटता है, डिविएट करता है। इस वजह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसको इस्टेब्लिश किया जाता है 1921 में, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और नेशनल पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात होते हैं, और बिलाखिर 1927 से ऑनवर्ड एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। फिर आपको पता है ये सिविल वार चलते चलते 1949 तक जाती है, और फिर उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वो
कोमिनतेंग या नेशनल पीपल्स पार्टी या चियांग काई शेक और उसके हवारियों को मेन लैंड ऑफ चाइना, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना से निकाल देते हैं और उनको कहाँ पे, फार्मोसा के अंदर या ताइवान में उनको डिस्पर्स कर देते हैं। तो आजकल भी आपको पता है ताइवान के अंदर इन्हीं नेशनल पीपल्स पार्टी वालों की हुकूमत है और मेन लैंड चाइना जो है वहाँ पे जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की हुकूमत है। इसलिए जो मेन लैंड चाइना है उसको पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं और जो ताइवान है उसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा था। ओके, अब आपको पता चल गया पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949, अक्टूबर 1 1949 अंडर माओ जेडोंग। अब माओ जेडोंग इसको क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। ठीक है जी, इस रेवोल्यूशन को, इस सिविल वार को। फिर क्या हुआ, ये एक सोशलिस्ट वन पार्टी सिस्टम है, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ही पूरे चाइना को लीड करी। आपको हर जगह पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही नज़र आएगी। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और ये बनी थी 1921 के अंदर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। अब थोड़ा सा मज़ीद समझ लें चाइना के बारे में। ये एक यूनिटरी जो है ना, यूनिटरी स्टेट है जी चाइना। यूनिटरी का मतलब ये है कि एक ही इसके अंदर सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होती है, सारी की सारी पावर्स उसी एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट के अंदर कॉन्सेंट्रेट होती हैं और वो चंद पावर्स जो हैं वो डेलीगेट कर देती है नीचे यूनिट्स को या लोकल गवर्नमेंट्स को। ठीक है, तो ये यूनिटरी स्टेट होती है। अब आगे सोशलिस्ट क्या है जी, ये सोशलिस्ट है, ये इनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, और अथॉरिटेरियन स्टेट है विद सेंट्रलाइज्ड पावर। ठीक है, और फिर फाइनली ये हुआ कि जब माओ जेडोंग की डेथ हुई उसके बाद डेंग शियोपिंग आए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं जो चाइना की इकोनॉमी थी उसको आके थोड़ा ओपन किया और उसकी इकोनॉमी को मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स लेके आए थे उसमें। अंडरस्टैंड जी, तो ये आपने याद रखना है। चाइना पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें पार्टी सुप्रीमेसी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की। ठीक है, जो कि पूरी स्टेट ऑर्गन्स को जो है ना वो कंट्रोल करती है। पूरे स्टेट ऑर्गन्स को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। चलें जी, अब हम देखते हैं इसका थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है जी। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क आपको पता है, इसका जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया था 1982 में। वैसे चाइना का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया था वो 1954 में आया, 1954 में। अब फाइनली जो चल रहा है ये उसका 5th कॉन्स्टिट्यूशन है और 1982 के अंदर ये आया था। इसमें मल्टीपल टाइम्स चेंजेस भी हो चुकी हैं। एक इम्पॉर्टेंट चेंज इसमें ये है जो 2018 के अंदर आई, वो ये है कि प्रेसिडेंट की जो टर्म्स है ना, कि मतलब कि एक टर्म के लिए प्रेसिडेंट रहेगा, 2 टर्म के लिए, ये ख़त्म कर दी। अब अनलिमिटेड टाइम टर्म्स तक वो प्रेसिडेंट रह सकता है। ठीक है जी, और पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1954 में। आजकल 5वां कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है जो 1982 में आया था। अब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 के मुताबिक चाइना इज़ अ सोशलिस्ट स्टेट, एक सोशलिस्ट स्टेट है अंडर पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप लेड बाय वर्किंग क्लास एंड बेस्ड ऑन अलायंस ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट्स। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है जी, और इसमें सुप्रीमेसी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप चेंज लाना चाहते हैं तो 2/3 मेजोरिटी है, उसकी मदद से इसमें चेंज लाई जा सकती है। अंडरस्टैंड, ये बात आपने याद रखनी है जी। अब हम थोड़ा सा इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखते हैं जी। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट है जी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो कि पूरे स्टेट ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रही है, उनके ऊपर सुप्रीम है। तो रियल सेंटर ऑफ पावर जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही है। ठीक है, और ये तमाम ऑर्गन्स को ओवरशैडो करता है जनाब। तमाम इंस्टीट्यूशंस को, स्टेट के ऑर्गन्स को जो कंट्रोल कर रहा है, जो डोमिनेट कर रहा है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। ठीक है, तो आपको पता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही जो 1921 में बनी थी, वो फाइनली उसको लीड करने वाले माओ जेडोंग, सिविल वार हुई और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को बनाने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही है। ठीक है, 1921 में ये बनी और इसकी जो आइडियोलॉजी है वो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म है। मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, कार्ल मार्क्स जो जर्मन थे, लेनिन जो रशियन थे, उन दोनों को मिला के ये एक आइडियोलॉजी वो लेके चलते हैं। ठीक है जी, अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना उसकी तकरीबन 98 मिलियन उसकी मेंबरशिप है चाइना के अंदर। ठीक है जी, और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वो डोमिनेट करती है पूरी की पूरी स्टेट को। कैसे करती है आगे चल के बताता हूँ। मिलिट्री को भी कंट्रोल करती है, जुडिशरी को भी कंट्रोल करती है, मीडिया को भी कंट्रोल करती है और कलेक्टिवली पूरी सोसाइटी को कंट्रोल करती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है, अब इसको मज़ीद थोड़ा सा खोलते हैं हम। इसकी आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस हम देखते हैं जी। इसकी जो आइडियोलॉजी है वो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म है। ठीक है, अब चूंकि डिफरेंट लीडर्स आते रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी तब्दीली थी, एवोल्यूशन थी उनकी थॉट के अंदर। तो जो माओ जेडोंग थे, जो फाउंडर थे, उनकी थॉट ये थी कि पीपल्स वॉर,
पीजेंट्स की जंग है, पीजेंट्स का रेवोल्यूशन आना है, वर्किंग क्लास का रेवोल्यूशन होगा। ये जनाब माओ ज़ेडोंग की आइडियालॉजी थी। माओ ज़ेडोंग 76 में इनकी डेथ हुई, उसके बाद डेंग शियोपिंग आए। अब इनकी जो थॉट थी उनसे डिफरेंट थी। इन्होंने कहा कि चाइना की जो इकोनॉमी है इसको ओपन करें, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी लेके आएँ और इसको ओपन कर दें कि बाहर से लोग भी आके यहाँ पे इन्वेस्ट करें और इकोनॉमी को कम से कम थोड़ा सा खोलें। वरना सोशलिस्ट कम्युनिस्ट में क्या होता है कि सारी इकोनॉमी को गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया होता है। इसने कहा नहीं, थोड़ा सा खोलो इसको। फिर उसके बाद इसके प्रेसिडेंट थे जियांग ज़ैमिन। जियांग ज़ैमिन का आइडिया ये था कि जनाब इसमें एंटरप्रेन्योर्स को भी बुलाओ और नई नई सोशल क्लासेस को ऐड करो अपने मुल्क की इकोनॉमी के अंदर, ताकि इसमें बेहतरी लाई जा सके। ठीक है, जियांग ज़ैमिन का ये आइडिया था। फिर उसके बाद कुछ साइंटिफिक आउटलुक रखने वाले भी प्रेसिडेंट थे या जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, जैसे हु जिनताओ। उसने कहा कि एक सस्टेनेबल और बैलेंस्ड ग्रोथ लाई जाए इकोनॉमी के अंदर, सोसाइटी के अंदर। अब आजकल लीड कर रहे हैं इसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जनरल सेक्रेटरी, और जनरल सेक्रेटरी ही प्रेसिडेंट होता है, शी जिनपिंग। ये इनकी थॉट सोशलिज्म पे है और वो कहते हैं इसमें चाइनीज़ करैक्टरिस्टिक्स हों, एक न्यू इरा हमने स्टार्ट करना है, ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव होगा और चाइनीज़ ड्रीम है एक नई ग्लोबल पावर का जो है ना राइज होना चाहिए। और ये कहता है कि कोऑपरेट करें, कॉन्फ्रंट नहीं करें, कोऑपरेशन होनी चाहिए, कॉन्फ्रंटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, ये अभी आपकी बेसिक्स बना रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह आगे चल के मज़ीद आपको समझ आएगी, इंजॉय भी करेंगे आप। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की स्ट्रक्चर देखें जी। इसमें जनाब नेशनल पार्टी कांग्रेस है जो हर 5 साल के बाद हेल्ड होती है, नेशनल पार्टी कांग्रेस। अब ये नेशनल पार्टी कांग्रेस के अंदर कम से कम 2300 डेलीगेट आता है। अब ये 2300 डेलीगेट जो नेशनल पार्टी कांग्रेस का है, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जो सेंट्रल कमेटी है उसको इलेक्ट करता है। ठीक हो गया, सेंट्रल कमेटी को इलेक्ट करता है क्या, नेशनल पार्टी कांग्रेस, जो कि 2300 डेलीगेट से मुश्तमिल है। हर 5 साल के बाद ये कांग्रेस होती है और उसके 2300 डेलीगेट्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सेंट्रल कमेटी को इलेक्ट करते हैं और सेंट्रल कमेटी ही मेन स्टेक होल्डर्स है। ठीक है जी, सेंट्रल कमेटी में 205 फुल मेंबर्स हैं और 172 अल्टरनेट मेंबर्स हैं, आपने ये याद रखना है। ठीक है जी, आगे चलें। और ये हर साल में कम से कम एक दफ़ा ये मिलती है जी, इसका प्लेनरी सेशन होता है और यही सेंट्रल कमेटी आगे जाके पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी को और जनरल सेक्रेटरी को, जिसने आके प्रेसिडेंट बनना होता है, उसको सेंट्रल कमेटी ही आके इलेक्ट कर रही होती है। समझ आई बात की। नेशनल पार्टी कांग्रेस हर साल हेल्ड होती है, 2300 डेलीगेट है, वो सेंट्रल कमेटी को चूज़ करता है। सेंट्रल कमेटी में 205 मेंबर्स हैं परमानेंट और 172 अल्टरनेट हैं और यही सेंट्रल कमेटी पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी को, जनरल सेक्रेटरी को आके कंट्रोल इलेक्ट कर रही होती है। ठीक है, अब इनके ऊपर इंडिविजुअल चल के आगे बात करता हूँ मैं। तो पोलिट ब्यूरो जो है इसमें 25 मेंबर्स हैं और ये टॉप डिसीजन मेकिंग लोग इसी के अंदर होते हैं। फिर पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी जो है इसमें 7 मेंबर्स हैं। ठीक हो गया, ये मोस्ट पावरफुल बॉडी है चाइना में। इसको लीड करता है जी जनरल सेक्रेटरी, जो कि शी जिनपिंग है। समझ आ गई बात की। कहाँ से नेशनल पार्टी कांग्रेस चली, उसने सेंट्रल कमेटी को इलेक्ट किया, सेंट्रल कमेटी ने पोलिट ब्यूरो को इलेक्ट किया जिसमें 25 मेंबर्स हैं, फिर सेंट्रल कमेटी ने पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी को इलेक्ट किया जिसमें 7 मेंबर्स हैं। ठीक है, फिर आगे जनरल सेक्रेटरी भी सेंट्रल कमेटी ने इलेक्ट किया। समझ आ गई जी। अब जनरल सेक्रेटरी की पावर पे थोड़ी सी बात कम कर लेते हैं जी। ठीक है, तो जनरल सेक्रेटरी क्या है जी, जनरल सेक्रेटरी जो है ना हेड ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। ठीक है, और ये तकरीबन प्रेसिडेंट ऑफ चाइना भी जनरल सेक्रेटरी ही होता है। ठीक है, और यही प्रेसिडेंट, यही जनरल सेक्रेटरी चाइना का प्रेसिडेंट भी होता है और यही जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का भी चेयरमैन होता है, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का भी चेयरमैन। और आपको पता होना चाहिए कि जो पीपल लिबरेशन आर्मी है चाइना की, उसको कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का चेयरमैन कौन है, जनरल सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। तो इस तरह से देखें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो जनरल सेक्रेटरी है वही स्टेट का प्रेसिडेंट है और वही सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का चेयरमैन है। इस तरह प्रेसिडेंट भी वही है और आर्मी को भी वही कंट्रोल कर रहा है। तो अल्टीमेटली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही सारा कुछ रूल कर रही है। समझ आई बात की। ओके, आगे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन को थोड़ा देख लें। ये पीपल लिबरेशन आर्मी को कंट्रोल करता है और इसका चेयरमैन कौन है, यही जनरल सेक्रेटरी, जो कि शी जिनपिंग है। ठीक है, ओके, आगे है जी डिसिप्लिन कमीशन इसका, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का। ये जितनी भी करप्शन की एक्टिविटीज़ होती है उसको रोकने के लिए, उनको सजाएं देने के लिए इंस्पेक्शन कमीशन उन्होंने बनाया हुआ, डिसिप्लिन इंस्पेक्शन कमीशन। समझ आ गई बात की।
अब हम आगे चल के इसको थोड़ा देखते हैं जी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का रोल क्या है चाइनीज़ पॉलिटिकल सिस्टम में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इज़ द सोल रूलिंग पार्टी, यही रूलिंग पार्टी है जी। बाकी छोटी छोटी कुछ माइनर पार्टीज़ हैं, लेकिन ये कंट्रोल करती है कि इसको, गवर्नमेंट को भी यही कंट्रोल करती है, ठीक है, गवर्नमेंट को भी यही कंट्रोल करती है। देखें कैसे, इनकी जो कैबिनेट होती है ना गवर्नमेंट की, उसको बोलते हैं स्टेट काउंसिल। जैसे हम कैबिनेट बोलते हैं, काबीना बोलते हैं, ये स्टेट काउंसिल बोलते हैं, जिसमें उनके मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये स्टेट काउंसिल को लीड कर रहा होता है प्राइम मिनिस्टर। कौन कर रहा होता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रीमियर उनका, प्रीमियर। तो प्रीमियर को अपॉइंट करने वाला कौन होता है? प्रेसिडेंट। नॉमिनेट करने वाला प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह गवर्नमेंट जो जिसको लीड कर रहा था प्रीमियर, तो प्रीमियर को भी कौन नॉमिनेट कर रहा है? प्रेसिडेंट, जो कि जनरल सेक्रेटरी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का। इस तरह पूरी की पूरी गवर्नमेंट भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कंट्रोल कर रही है, और ये सबॉर्डिनेट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की लीडरशिप के। फिर मिलिट्री को भी यही कंट्रोल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी पीपल लिबरेशन आर्मी जो है उसको चलाता है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का जो चेयरमैन है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जनरल सेक्रेटरी, और वही प्रेसिडेंट है। फिर जुडिशरी और मीडिया को भी यही कंट्रोल करते हैं, ठीक है जी। ये बात आप लोगों ने याद रखनी। आई होप कि चीज़ें मैं आपको खोल खोल के बता रहा हूँ बिल्कुल। अब चाइना के अंदर हम एग्जेक्टिव देख लेते हैं। एग्जेक्टिव इनमें होता है जी प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट उनका जो है ना हेड ऑफ स्टेट है, ठीक है, और ये चाइना को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, जो ट्रीटी साइन होती हैं उसमें, और एम्बेसडर्स को रिसीव करता है। इसको इलेक्ट करती है जी नेशनल पीपल्स कांग्रेस 5 साल के लिए, ठीक है जी। अब कोई टर्म लिमिट नहीं है कि उसने एक टर्म लेनी है, 2 टर्म लेनी है। 2018 के बाद ये अमेंडमेंट आ गई है, ठीक है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो उनकी पार्लियामेंट है वो उसको इलेक्ट करती है 5 साल के लिए, ठीक है, और प्रेसिडेंट को, ठीक है। और उसके बाद ये है कि यूजुअली प्रेसिडेंट वही होता है जो कि जनरल सेक्रेटरी होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, ठीक है। वो आजकल शी जिनपिंग ही हैं, और ये मोस्ट पावरफुल होता है प्रैक्टिस में। आगे इनका एक और एग्जेक्टिव होता है जिसको हम प्रीमियर बोलते हैं या प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। ये हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, ये लीड कर रहा होता है स्टेट काउंसिल को, जिसको हम कैबिनेट बोलते हैं चाइना की, ठीक है। इसको नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, और इसको फाइनली फिर अप्रूव करती है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जो उनकी नेशनल असेंबली है, ठीक है जी, जो उनकी पार्लियामेंट है। और ये लीड कर रहा होता है स्टेट काउंसिल को, जो चाइना की कैबिनेट है, ठीक हो गया। और ये आजकल ली कियांग हैं, ली कियांग इनके आजकल प्रीमियर हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं। अब आगे स्टेट काउंसिल आ गई। स्टेट काउंसिल क्या है जी? ये चाइना की सेंट्रल पीपल्स गवर्नमेंट कहलाती है, या चाइना की कैबिनेट भी कहलाती है। इसको लीड कर रहा होता है प्रीमियर, और प्रीमियर को नॉमिनेट कौन करता है जी? प्रेसिडेंट करता है। अब स्टेट काउंसिल की कंपोजिशन ये है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रीमियर होता है, इसमें वाइस प्रीमियर्स होते हैं, स्टेट काउंसलर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने इसमें कीप इन माइंड, ठीक है जी। अब हम आगे देखते हैं जी इनका लेजिस्लेचर, इनकी मुकर्रना। ये है जी नेशनल पीपल्स कांग्रेस। जैसे हमारी नेशनल असेंबली है और सेनेट है, इनका लेजिस्लेचर सिर्फ और सिर्फ यूनिकैमरल है, उसमें एक ही हाउस है, उसको हम बोलते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है। और इसको 1954 में इस्टेब्लिश किया गया था, फिर 1982 में जो 5th कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इस्टेब्लिश किया गया मजीद। ये यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, उसमें 2980 मेंबर्स हैं, 2980 मेंबर्स हैं, जिनको हम डेप्टीज़ बोलते हैं। क्या? डेप्टीज़ बोलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि डेप्टीज़ कैसे इलेक्ट होके आते हैं। सबसे लोकल लेवल पे जो डेप्टीज़ होते हैं वो होती है जी लोकल पीपल कांग्रेस। लोकल पीपल कांग्रेस के जो डेप्टीज़ होते हैं उनको आम बंदे जो 18 साल जिनकी एज है वो वोट दे के इलेक्ट करते हैं लोकल पीपल कांग्रेस के डेप्टीज़ को। फिर यही लोकल पीपल कांग्रेस के जो डेप्टीज़ हैं ये अपॉइंट करती हैं काउंटी कांग्रेस के डेप्टीज़ को। अब ये काउंटी कांग्रेस के जो डेप्टीज़ अपॉइंट हुए हैं ये अपॉइंट करते हैं प्रोविंशियल कांग्रेस के डेप्टीज़ को। अब जो प्रोविंशियल कांग्रेस के डेप्टीज़ अपॉइंट हो गए वो नेशनल पीपल कांग्रेस के डेप्टीज़ को क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे। समझ आ गई बात की? तो ये नेशनल पीपल कांग्रेस के 2980 मेंबर्स इस तरह से आते हैं, और इलेक्शन हेल्ड किया जाता है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल पीपल्स कांग्रेस की तरफ से। स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वो इसको लुक आफ्टर करती है इस पूरे इलेक्शन को। टेक्निकली तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस को सुप्रीम ऑर्गन ऑफ स्टेट पावर बोलते हैं, लेकिन ये एक रबड़ स्टैंप है, क्योंकि मेनली तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही कंट्रोल कर रही है हर चीज़, ठीक है। और देखने में तो यही लगता है कि नेशनल पीपल कांग्रेस इलेक्ट करती है प्रेसिडेंट को, प्रीमियर को, और अप्रूव लॉज, लेकिन एक्चुअल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही चल रही है। अब याद रखें जो इनकी नेशनल पीपल्स कांग्रेस है ना, उसकी एक परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी है, परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी, उसको हम बोलते हैं जी स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल पीपल्स कांग्रेस, और इसके 178 मेंबर्स हैं। याद रखिए कि नेशनल पीपल कांग्रेस ने साल में कोई एक दफ़ा आके बैठना होता है इजलास में,
तो डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होती हैं लेजिस्लेशन की, उसको स्टैंडिंग कमेटी ही देखती है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टैंडिंग कमेटी इस वजह से। अब आगे रिप्रेजेंटेशन क्या होती है नेशनल पीपल कांग्रेस में? इसमें डेप्टीज आते हैं प्रोविंसेस से, ऑटोनोमस रीजन से, म्यूनसिपैलिटीज़ से, ठीक है। और इसमें आर्मी के, आर्म्ड फोर्सेस से भी लोग होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस से, ठीक है। और डिफरेंट जो एथनिक माइनॉरिटीज़ वहाँ पे रह रही हैं उनके भी लोग नेशनल पीपल कांग्रेस में आते हैं। नेशनल पीपल कांग्रेस इलेक्ट होती है 5 साल के लिए, ठीक है। इसके इलेक्शन जो है इनडायरेक्ट हैं, जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। कैसे लोकल डेप्टी आया, फिर काउंटी में आया, और इसको कंट्रोल करता है डेफिनेटली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। अब इसकी लेजिस्लेटिव पावर्स क्या हैं जनाब? ये लॉ पास कर सकती है, अमेंड कर सकती है, ठीक है जी। इलेक्टोरल पावर्स आपके पास ये हैं कि नेशनल पीपल कांग्रेस जो है वो इलेक्ट करती है प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चाइना को। फिर जब वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हो जाता है तो वो नॉमिनेट करता है प्राइम मिनिस्टर को या प्रीमियर को, और उसको जो है वो अप्रूव कर रही होती है यही नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है। और यही नेशनल पीपल कांग्रेस चीफ जस्टिस या जो उनका सुप्रीम पीपल कोर्ट जो है ना, उनका सबसे हाईएस्ट कोर्ट है। जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, तो उनका सुप्रीम पीपल्स कोर्ट है, उसका जो हेड होता है हमारा चीफ जस्टिस होता है और उनका प्रेसिडेंट होता है। तो इस प्रेसिडेंट को भी अपॉइंट जो करता है वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस ही अपॉइंट करती है। अंडरस्टैंड? तो देखने में तो ये वाकई पावरफुल, लेकिन इसको भी एक्चुअली कंट्रोल कर रही होती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। अंडरस्टैंड? अब आगे मिलिट्री पावर्स हैं, इसको आपने खुद देख लेना है। अब ये स्टैंडिंग कमेटी को हम थोड़ा सा देख लें जी। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जिस पे मैंने बात की थी थोड़ी, तो ये स्टैंडिंग कमेटी जो है ये एक परमानेंट बॉडी है चाइना की लेजिस्लेचर की। ये 1982 में बनी जी कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको पता है कि नेशनल पीपल कांग्रेस ने तो एक साल में एक जस्ट वन टाइम आके बैठना होता है 2 वीक्स के लिए। तो डे टू डे जो मामलात होते हैं, जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होती है, वो जनाब स्टैंडिंग कमेटी ही देखती है। समझ आ गई बात की? इसकी कंपोजिशन में 178 मेंबर्स हैं। इसमें इसका चेयरपर्सन होता है, वाइस चेयरपर्सन और सेक्रेटरी जनरल होते हैं इसके। अंडरस्टैंड? तो ये भी जनाब जो होती है आपके पास स्टैंडिंग कमेटी, मेंबर सर्व फॉर 5 ईयर्स टर्म एज दी एनपीसी। जैसे नेशनल पीपल कांग्रेस 5 साल के लिए, वैसे ही 5 साल के लिए स्टैंडिंग कमेटी भी होती है, ठीक है। इसमें इसकी लेजिस्लेटिव पावर्स भी हैं, इसमें सुपरवाइजरी पावर्स भी हैं, इलेक्टोरल अपॉइंटमेंट्स और बाकी चीज़ें भी हैं इसकी। ये आप लोगों ने इसको खुद से पढ़ लेना। जो इंपॉर्टेंट नुक्ते हैं मैं सिर्फ आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है जी। ये आपने खुद देख लेने। अब इसमें जुडिशरी को थोड़ा देखते हैं जी। इसमें वो कहता है कोर्ट्स तो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनमें इंडिपेंडेंस नहीं है उतनी, मतलब आज़ाद नहीं है, क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के कंट्रोल में है, ठीक है। तो सुप्रीम की पीपल कोर्ट सबसे बड़ा उनका कोर्ट है, हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है। और पीपल्स प्रोक्योरेट जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट को देखता है। फिर जुडिशरी में जो है वो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, आपको पता है चाइना के अंदर, और इसको सारा कंट्रोल कर रहे होते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है जी। अब इसकी थोड़ी सी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं जी। स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी इन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसमें सबसे हाईएस्ट सुप्रीम पीपल्स कोर्ट होता है, ठीक है। और ये बीजिंग के अंदर है। इसको हेड करता है प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम पीपल्स कोर्ट, जिसको इलेक्ट करती है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। इसका फंक्शन ये है कि सारे लोअर कोर्ट्स को सुपरवाइज करे, लीगल इंटरप्रिटेशन से डेप्थ जो है वो डेथ पेनल्टीज़ को रिव्यू करे। उसके बाद लोकल पीपल्स कोर्ट है। ये इस्टेब्लिश होते हैं, हर प्रोविंस में होते हैं लोकल पीपल्स कोर्ट, म्यूनसिपैलिटीज़ में होते हैं और काउंटी लेवल्स पे होते हैं, ठीक है। ये आम सिविल और क्रिमिनल मामलात को, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को देखते हैं। समझ आ गई बात की? फिर आगे हमारे पास है जी स्पेशल कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट्स मतलब कि या मिलिट्री के मामलात को देखने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बना दिए जाते हैं, मैरीटाइम कोर्ट्स बना दिए जाते हैं, और रेलवे ट्रांसपोर्ट को देखने के लिए ये कोर्ट्स बना दिए जाते हैं। अंडरस्टैंड? अब चाइना के अंदर हम मिलिट्री को देखते हैं जी। आपको पता है कि पीपल लिबरेशन आर्मी उनकी मिलिट्री है। इसको ये स्टेट कंट्रोल नहीं करती एक्चुअली, इसको एक सेंट्रल मिलिट्री कमीशन कंट्रोल कर रहा होता है। और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का जो चेयरमैन होता है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का सेक्रेटरी होता है, और यही सेक्रेटरी चाइना का प्रेसिडेंट भी होता है, और यही सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का चेयरमैन भी होता है। इसलिए पीपल लिबरेशन आर्मी को आर्म्ड विंग ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बोलते हैं, ठीक है जी। यही पीपल लिबरेशन आर्मी इज द आर्म्ड फोर्स ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसमें सबसे लार्जेस्ट है जी, 2 मिलियन एक्टिव पर्सनल इसके अंदर बैठे हैं जी। 1927 में ये इस्टेब्लिश हुई, तब इसको रेड आर्मी बोलते थे चाइनीज सिविल वार के दौरान। अंडरस्टैंड? तो इसको कंट्रोल करता है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, और उसको चेयर कर रहा है शी जिनपिंग या जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। एक चीज़ आखिर में बड़ी इंपॉर्टेंट हम देख रहे हैं जी। आपको पता है छोटी छोटी पार्टीज़ वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के भी अलावा, तो उनको वॉइस देने के लिए, रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इन्होंने बनाया है जी चाइनीज़
पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस, CPPCC, चाइनीज़ पीपल पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस। ये एक क्या है जी, उनकी पॉलिटिकल बॉडी है चाइना में, 1949 में बनी, और ये मल्टी पार्टी कॉपरेशन है। यहाँ पे सारी पार्टीज़ अपनी आके इनपुट देती हैं कि जनाब चाइना के अंदर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये कोई लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंसल्टेशन में, राय में, मुशावरत में, सुपरविजन में और पॉलिसी एडवाइजरी के अंदर। समझ आ गई बात की? ये मोटी मोटी बात है चाइनीज़ पीपल पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस की। अब हम इस सारे को समअप करने वाले हैं जी। फीचर्स ऑफ चाइनीज़ पॉलिटिकल सिस्टम, वन पार्टी रूल है, कैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हर चीज़ को कंट्रोल कर रही है। सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, कैसे सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, मतलब कि एक ही जगह पे सारी पावर को कंट्रोल किया हुआ है। नो सेपरेशन ऑफ पावर्स, देखिए लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव, जुडिशरी, मिलिट्री आर सबॉर्डिनेट टू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। मतलब क्या सेपरेशन है नहीं पावर की। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म है, डिसीजन मेड एट द टॉप आर बाइंडिंग ओवर ऑल लोअर लेवल्स, ठीक है। जो टॉप पे डिसीजन हो गया वही सारा नीचे जाएगा, टॉप टू डाउन, ठीक है। ये डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म है इसकी। आगे सोशलिज्म विद चाइनीज़ करेक्टरिस्टिक्स हैं जी, ये भी चाइनीज़ की फीचर है। ब्लेंड ऑफ अथॉरिटेरियन पॉलिटिक्स विद कैपिटलिस्ट स्टाइल इकोनॉमिक्स, ठीक है। अथॉरिटेरियन ये है कि हर चीज़ को कंट्रोल किया हुआ है, और कैपिटलिस्ट ये है कि आजकल चाइना की इकोनॉमी थोड़ी ओपन है, उसमें एंटरप्रेन्योर्स भी हैं और दूसरी सोशल क्लासेस भी आ रही हैं। कंट्रोल्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, मतलब कि इलेक्शन सारे इनडायरेक्ट हैं, लिमिटेड हैं और टाइटली कंट्रोल्ड हैं। अब इसकी स्ट्रेंथ क्या है पॉलिटिकल सिस्टम की? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पार्टी रिवलरी, मतलब कि कोई इख्तलाफ करने वाला नहीं, एक ही ऑर्डर चलाया जा रहा है, डंडे के दौर पे सबको मनाया जा रहा है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई। तो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान्स भी वो इनिशिएट कर लेते हैं। यहाँ पे तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आज ये पार्टी आई, वो गई, ये आ गई, ठीक है। तो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ है और पॉवर्टी रिडक्शन इन्होंने वाकई की है चाइना वालों ने, और नेशनल यूनिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है उनकी, हर बंदा अपनी 2 ईंट की मस्जिद नहीं बनाता। अब आगे इसकी वीकनेसेस क्या हैं जी? वीकनेसेस ये हैं कि लैक ऑफ डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स, मतलब कि प्रेस आज़ाद नहीं है, असम्बली अपोजिशन पार्टीज़ आज़ाद नहीं है, ह्यूमन राइट्स के बड़े कंसर्न्स हैं, शिनचियांग, तिब्बत और सेंसरशिप सर्वेलेंस है, शिनचियांग के जो है ना प्रोविंस के अंदर, तिब्बत के अंदर जो तिब्बतियन कम्युनिटी है, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है एक ही लीडर के अंदर, तो ये अथॉरिटेरियनिज्म इससे हो जाती है, एक ही बंदा डिक्टेटर ज़्यादा बन जाता है, ठीक है। और फाइनली जब अगर इसको हम कंक्लूड करें तो कंक्लूड ये करते हैं हम कि चाइनीज़ पॉलिटिकल सिस्टम इज़ यूनिक फ्यूजन ऑफ सोशलिज्म, centralized political party rule, authoritarian governance, and it has delivered economic success and political stability, लेकिन it faced criticism because of lack of democracy and human राइट्स वायलेशंस, ठीक है जी। अब इंशाल्लाह हम ये हमारा लेक्चर आज यहीं पे कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि कोई बंदा यहाँ से कोई ना कोई फ़ायदा उठा सके, ठीक है। अब इंशाल्लाह तमाम कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम्स पे ऐसे ही इन डेप्थ बात करेंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इंशाल्लाह वो आप तक लाजमी पहुँचाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।